अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो फर्स्ट ईयर का केमिस्ट्री है उसके दो टॉपिक देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या है और उसकी डिटेल देखेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो आज ये जो दो टॉपिक हैं ये मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो पहले हम अगर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की बात करें तो जो रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल पेश किया था, इससे जो बेसिकली रिज़ल्ट मिला था वो हुई थी न्यूक्लियस की डिस्कवरी। बहुत ही अच्छा मॉडल था, मगर ज़ाहिर सी बात है जब कोई चीज़ आगाज़ में उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी होती हैं, लेकिन बहुत हेल्पफुल था ये मेथड आगे की डिस्कवरी के लिए। तो अब लेके से चलते हैं। कह रहे हैं कि अगर हम इसकी डेट की बात करें तो 1911 में एक साइंटिस्ट था लॉर्ड रदरफोर्ड, उसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। इसके साथ दो और भी साइंटिस्ट काम कर रहे थे जिनका नाम था मार्सडन एंड गीगर। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्लासिकल एक्सपेरिमेंट्स किए और उसकी मदद से डिस्कवरी की किसकी, न्यूक्लियस की। डेट याद रखिएगा 1911 में, 1911 में इसने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी अपने मज़ीद दो साथियों के साथ काम करके। अब अगर इसकी हम एक्सपेरिमेंट की डिटेल देखें तो सबसे पहले इसने क्या किया, इसने बीम ऑफ हाई स्पीड अल्फ़ा पार्टिकल्स जो थे उनको मीट करवाया। इसके लिए ज़ाहिर सी बात है कोई रेडियो एक्टिव मेटल का सोर्स लिया। मोस्ट एक्सपेक्टेड इसने कौन सा लिया, इसने पोलोनियम को यूज़ किया। अब पोलोनियम को यूज़ करते हुए इसने अल्फ़ा पार्टिकल्स को प्रोड्यूस करवाया और फिर उन अल्फ़ा पार्टिकल्स को इसने स्ट्राइक करवाया एक गोल्ड की फॉइल को, जिसकी थिकनेस बहुत ही कम थी। उसकी थिकनेस इतनी कम थी कि आप देखें 0.00004 सेंटीमीटर तक उसकी थिकनेस थी, यानी इतनी हद तक बारीक वो गोल्ड फॉइल थी, पतली थी सोने की, जिसके ऊपर इसने क्या करवाया, हाई स्पीड अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई, जो कि कहाँ से रिलीज़ हुए थे, पोलोनियम मेटल से, पोलोनियम सॉल्ट से हमें ये अल्फ़ा पार्टिकल, हाई स्पीड अल्फ़ा पार्टिकल्स मिले। जब इसने इनके ऊपर करवाई उसके बाद इसने दूसरी साइड पे जहाँ हमारे पास गोल्ड की फॉइल है उसकी दूसरी साइड पर इसने रखी हुई थी एक फ़ोटोग्राफिक प्लेट, उसके ऊपर उसका इफेक्ट आ रहा था और वो हमारे पास एज आ डिटेक्टर हम यूज़ कर रहे थे। ये तो हो गई इसकी कंस्ट्रक्शन। इसके बाद क्या किया गया, इसने देखा, इसकी ऑब्जर्वेशन क्या थी, इसने देखा कि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो उसमें से जब गुज़रते हैं हमारे पास जो गोल्ड फाइल है, उसके बाद वो जाके हमारे पास फ्लैश लाइट जो है प्रोड्यूस करते हैं, जब वो जाके हमारे पास फ़ोटोग्राफिक फिल्म से टकराते हैं। अच्छा जी, अब ये इसका हो गया पूरा ऑब्जर्वेशन। उसके बाद कुछ इसने उसके बारे में बातें बताई थी जो इसके अकॉर्डिंग थी। वो क्या थी, इसने कहा कि जो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल है, अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं, वो हमारे पास सीधे गुजर गए हैं फॉइल में से अनडिफ्लेक्टेड, उनको कोई मसला नहीं हुआ। अच्छा जी, और उसके बाद ने कहा कि कुछ पार्टिकल जो हैं वो काफ़ी दरमियान से किसी वज़नी चीज़ से टकरा कर वापस भी आ गए हैं, बैकवर्ड हुए हैं, और कुछ जो हैं उन्होंने क्या किया है, अपना एंगल चेंज कर लिया है। अगर इनकी प्रॉपर वर्डिंग देखें तो इसने कहा था मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स वेंट थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, कि वो गुजर जाएंगे फॉइल में से बगैर किसी डिफ्लेक्शन के। सम वर डिफ्लेक्टेड एट फेयरली लार्ज एंगल, और कुछ जो हैं वो डिफ्लेक्ट होंगे काफ़ी बड़े एंगल पर, यानी उनमें रिफ्रैक्शन होगी, रिफ्लेक्शन नहीं होगी। अ फ्यू वर डिफ्लेक्टेड बैकवर्ड, और सिर्फ बहुत कम है जो मुकम्मल तौर पर वापस आ जाएंगे। ये तो इसने चीज़ें देखी। अब इसके नतीजे में इसने क्या रिज़ल्ट निकाला, क्या कंक्लूजन निकाला, वो ये था। रदरफोर्ड ने कहा कि हमारे पास चूँकि ज़्यादातर जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं, अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं, वो सीधे गुजरे हैं हमारी फाइल में से, इसका मतलब है एटम का ज़्यादातर हिस्सा क्या है, खाली है। अच्छा जी, और उसके बाद दूसरा पॉइंट इसने यही कहा था ना कि कुछ जो हैं चीज़ें वो मुकम्मल तौर पर उनकी डिफ्लेक्शन हो जाती है। तो वो रिफ्लेक्शन क्यों हो रही है, इसने कहा कि एटम के दरमियान में कोई काफ़ी वज़नी चीज़ जो है, डेंस चीज़ जो है, वो एटम के सेंटर में प्रेजेंट है। तो ये इसी चीज़ को नाम दे दिया गया न्यूक्लियस का। अच्छा जी, तो कह रहे हैं उसकी जो एक्सपेरिमेंट थे, ऑब्जर्वेशन थे, उसने कहा कि जो हमारे पास ये तो इस न्यूक्लियस के बारे में बता दिया। अब साथ में इसने बताया कि जो हमारे पास एटम का स्ट्रक्चर है, एटम का जो मॉडल है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमारे पास प्लानिटरी सिस्टम है।
अच्छा जी, प्लानिटरी मॉडल है। अब वो कैसे, जैसे कि हम देखते हैं कि सूरज है, उसके इर्द गिर्द बाकी जो सितारे हैं वो मुख्तलिफ मदार्स में उसके इर्द गिर्द क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो इसने कहा एटम भी इसी तरह है, बिल्कुल जैसे सोलर सिस्टम का निज़ाम है इसी तरह निज़ाम है, जैसे सूरज है उसी तरह एटम के बीच में क्या है, न्यूक्लियस है, वो सन की तरह दरमियान में है और उसको सराउंड किया है मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉन्स ने, बिल्कुल ऐसे ही जैसे सूरज को डिफरेंट दूसरे प्लैनेट्स जो हैं वो सराउंड कर रहे हैं। तो उसने कहा कि एटम जो एज अ होल यानी ओवरऑल जो एटम पर चार्ज होता है वो न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। और हमारे पास इसका मतलब ये है कि जो मुख्तलिफ चार्ज इर्द गिर्द मूव कर रहे हैं उनका जो चार्ज है वो एज इट उतना ही होगा जितना हमारे पास न्यूक्लियस पर चार्ज है। तो फिर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स पर जितना नेगेटिव चार्ज होगा न्यूक्लियस में उतना ही पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, ये इसने कहा था। अच्छा जी, अब इसके कुछ पॉस्टुलेट्स हैं जो मैंने डिस्कस भी कर ली हैं, फिर एक दफ़ा देख लेते हैं। कह रहे हैं मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स गो स्ट्रेट सो लार्ज एरिया ऑफ एटम इज़ एम्प्टी। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि ज़्यादातर पार्टिकल जो हैं वो स्ट्रेट गुजर गए हैं, इसका मतलब एटम का ज़्यादातर पोर्शन एम्प्टी है। उसके बाद ने कहा डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल शो डैट मैसिव ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ एटम। चूँकि डिफ्लेक्शन हो रही है तो इससे ये चीज़ प्रूव होती है कि मैसिव उसमें सेंटर में कोई मैस है जो प्रेजेंट है। अच्छा जी, उसके बाद कह रहे हैं ऑल द पार्टिकल्स एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस कॉल्ड न्यूक्लियस। अब एक अगला इसने एक पॉइंट ये बहुत अहम बताया कि एटम जो है उसमें जो इसकी जितनी भी चीज़ें हैं ना वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगी सिवाय इलेक्ट्रॉन्स के। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट नहीं होते बल्कि वो न्यूक्लियस से बाहर मुख्तलिफ शेल्स या मदार में रिवॉल्व कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। तो इसने कहा जितनी भी बाकी चीज़ें हैं वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होंगी और उनको हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। अच्छा जी, ये भी बहुत अहम पॉइंट था। उसने कहा कि हम कह रहे हैं कि एटम एज अ होल न्यूट्रल पार्टिकल है तो फिर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स। तो जो हमारे पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको बराबर होना चाहिए नंबर ऑफ़ प्रोटॉन के, तभी हमारे पास जो एटम है वो एज अ न्यूट्रल एक्ट करेगा। अच्छा, ये इसने अपना मॉडल तो पेश कर दिया, न्यूक्लियस की डिस्कवरी होगी, समझ आ गई, एटम के दरमियान में प्रेजेंट होता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज के अलावा भी कुछ होता है जिन्हें ओवरऑल हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। अब इसमें बहुत डिफेक्ट्स भी थे। अब डिफेक्ट क्या थे वो देखें। कह रहे हैं कि इस मॉडल ने ये कहा था कि हमारे पास जो एटम्स हैं वो एटम है उसमें जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं और वो अपनी एनर्जी कंटिन्यूसली रिलीज़ कर रहे हैं। तो फिर कह रहे हैं इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते हुए, अगर हम सूरज की इसकी मिसाल लें पीरियोडिक सिस्टम की, तो एक वक्त आएगा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएंगे और हमारे पास जो एटम है वो कोलैप्स कर जाएगा, एटम का स्ट्रक्चर वो तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकेगा। तो फिर यहाँ से ये पता चला इसमें कुछ कमी है, कुछ गलती है, कुछ मिस्टेक है जिसको सॉल्व करना ज़रूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बाकी रहते हैं, एटम भी रहता है, वो न्यूक्लियस में गिरते नहीं हैं। तो फिर इसके मॉडल में कुछ कमी है, ये एक इसका बहुत अहम पॉइंट था जो कि इसकी मिस्टेक कंसीडर किया जाता है। उसके बाद इसने कहा कि ये जो लॉ है ये लॉ ऑफ ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, बट द लॉ ऑफ मोशन कैन बी अप्लाई टू द न्यूट्रल पार्टिकल्स लाइक प्लैनेट्स एंड आर नॉट एप्लीकेबल ऑन द चार्ज पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ये तो चार्ज पार्टिकल्स पर अप्लाई ही नहीं होता लॉ ऑफ, हमारे पास जो मैस एक्शन है, मोशन है, लॉ ऑफ मोशन है, ये तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स वगैरह पर अप्लाई ही नहीं होता, जस्ट न्यूट्रल पार्टिकल्स पर अप्लाई होता है। अच्छा जी, एक और बहुत ही अहम इसका जो पॉइंट था जो इसने क्या हम कह सकते हैं कि मिस्टेक है इसकी, वो क्या, इसने कहा कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आर कंटिन्यूसली रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस रेडिएटिंग एनर्जी, वो कंटिन्यूसली रिवॉल्व करते हैं और एनर्जी को रिलीज़ करते हैं, बट इट्स स्पेक्ट्रम इंस्टेड ऑफ बीइंग कंटिन्यूस इज़ अ लाइन स्पेक्ट्रम। कह रहे हैं फिर इसके मुताबिक तो इसका जो स्पेक्ट्रम है उसको कंटिन्यूस होना चाहिए, लेकिन जो हम देखते हैं एटम्स का स्पेक्ट्रम होता है वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है। अच्छा, यहाँ आपको ये कन्फ्यूजन होगी कि ये स्पेक्ट्रम क्या चीज़ है और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या है, लाइन स्पेक्ट्रम क्या है, ये भी हम देखते हैं। तो स्पेक्ट्रम हम अगर स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन को देखें तो हम कहेंगे द विजुअल डिस्प्ले और डिस्पर्शन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ वाइट लाइट। क्या मैंने बताया, विजुअल डिस्प्ले और डिस्पर्शन ऑफ कंपोनेंट ऑफ वाइट लाइट व्हेन इट पास थ्रू द प्रिज्म इज नोन एज स्पेक्ट्रम।
क्या हमारे पास जब भी वाइट लाइट है वो कुछ प्रिज्म में से गुजरेगी तो वो अपने कंपोनेंट्स में स्प्लिट हो जाएगी, ब्रेकआउट हो जाएगी, और वो डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं वो डिफरेंट कलर में हमें नज़र आएंगे। इसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। उम्मीद है आप लोगों को स्पेक्ट्रम की तो समझ आ गई होगी। अब ये स्पेक्ट्रम है तो स्पेक्ट्रम आगे दो टाइप के होते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम एंड एटॉमिक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम एंड लाइन स्पेक्ट्रम। अब जो हमें रदरफोर्ड ने मॉडल दिया इसके मुताबिक तो इसका जो हम स्पेक्ट्रम देख रहे थे वो कंटिन्यूस बन रहा था, लेकिन देखा गया तो जो इसका स्पेक्ट्रम है ये कंटिन्यूस नहीं था, ये था लाइन स्पेक्ट्रम, और लाइन स्पेक्ट्रम का एक दूसरा नाम है एटॉमिक स्पेक्ट्रम। अच्छा जी, अब अगर हम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की बात करें तो ये वो उस टाइप का स्पेक्ट्रम की वो टाइप है जिसमें कोई बाउंड्री लाइन नहीं होती कलर्स के बिटवीन। कलर एक दूसरे में मुकम्मल तौर पर डिफ्यूज़ होते हैं। हम ये नहीं कह सकते यहाँ से हमारे पास ये दोनों अलहदा हो रहे हैं। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है जो आप लोगों ने अक्सर देखी होगी, बारिश के बाद जब धूप निकलती है तो हमें आसमान पर कई दफ़ा रेनबो नज़र आती है, तो वो जो है वो हमारे पास एग्जांपल है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की, कि कंटिन्यूसली वो उसमें स्पेक्ट्रम से एक स्पेक्ट्रम से दूसरा स्पेक्ट्रम निकल रहा है, कोई सेपरेशन नहीं है। अब दूसरे स्पेक्ट्रम की आपको खुद ही समझ आ गई होगी। फिर लाइन स्पेक्ट्रम क्या है? वो स्पेक्ट्रम जिसमें बाकायदा बाउंड्री हो, मार्क की गई हो, और एक साइड से दूसरी साइड को मुकम्मल तौर पर एक कलर से दूसरे कलर को सेपरेट आउट किया गया हो, उसको हम कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रम। और जितने भी एटम्स हैं इनमें जो स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व किया गया इसको हम लाइन स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कह सकते हैं। और ये मोस्टली कब ऑब्जर्व होता है? जब हम किसी भी कंपाउंड्स को फ्लेम प्रोवाइड करते हैं, कोई भी एलिमेंट है उसको वोलेटिलाइज करेंगे, वेपर्स में चेंज करेंगे फ्लेम पर, और जो लाइट है उसको स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से देखेंगे, तो इस तरह से हमें ये हमारे पास जो स्पेक्ट्रम है ये विजुअल फॉर्म में डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये हमारे पास रदरफोर्ड जो एटॉमिक मॉडल है उसकी कुछ मिस्टेक्स थी। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है मैं आपको बताऊंगी वो कौन सा है, प्लॉन्क क्वांटम थ्योरी। अब प्लॉन्क्स क्वांटम थ्योरी बहुत ही अहम थ्योरी है। इससे भी हमारे पास जो मज़ीद मिस्टेक्स हैं रदरफोर्ड में के एटॉमिक मॉडल में, इसने उनको मज़ीद आगे इन्हेंस किया, एक्सप्लेन किया। कह रहे हैं मैक्स प्लॉन्क ने एक क्वांटम थ्योरी पेश की थी 1900 में। इसने किस लिए पेश की थी? इसने इस मकसद के लिए पेश की थी कि हमारे पास जो रेडिएशन की एमिशन है और जो अब्जॉर्प्शन है, यानी वो कैसे एमिट हो रही हैं और अब्जॉर्ब हो रही हैं, इनकी एक्सप्लेनेशन के लिए। तो इसके जो मेन पॉइंट्स थे, इसने ये कहा था कि एनर्जी जो है वो ना तो इमिट हो रही है ना ही अब्जॉर्ब हो रही है कंटिन्यूसली, ठीक है, बल्कि जो हमारे पास एनर्जी की एमिशन है या अब्जॉर्प्शन है वो डिसकंटिन्यूस मैनर में हो रही है, और होती है वेव पैकेट्स की फॉर्म में, डिसकंटिन्यूस मैनर में और वेव का पैकेट्स की फॉर्म में। और हर पैकेट जो है उसकी मखसूस डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, और अगर हम ये इस एनर्जी की बात लाइट में करें तो उसको हम फोटॉन भी कह सकते हैं। इस जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है इसको हम फोटॉन कह सकते हैं। Here and the amount of energy associated with the quantum of radiation is proportional to the frequency। हमारे पास जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। एनर्जी को हम ई से शो करते हैं जबकि फ्रीक्वेंसी को हमने म्यू से शो किया है। और अब अगर इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करना है तो बच्चे आप याद रखना है, प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करने के लिए दो चीज़ें हमेशा यूज़ करते हैं। एक यूज़ करते हैं इक्वल, दूसरा हम यूज़ करते हैं कांस्टेंट की वैल्यू। तो अब प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करेंगे और जो कांस्टेंट इधर यूज़ करेंगे उसको हम फिर कहेंगे प्लॉन्क्स कांस्टेंट, और उसको शो करते हैं एच से। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी ई इज़ इक्वल टू एच म्यू, और जो एच की वैल्यू है वो है 6.62 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो ये हमारे पास उसकी क्या वैल्यू आ जाती है प्लॉन्क्स क्वांटम की। अब हमारे पास अगर हम चलें प्लॉन्क्स कांस्टेंट की हमारे पास हो गई। उसके बाद हमारे पास तीन डेफिनेशन है, फ्रीक्वेंसी के बारे में है, वेवलेंथ के बारे में है, वेव नंबर के बारे में। पहले अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हम कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकेंड, कि हमारे पास किसी भी पॉइंट से एक सेकंड में जो वेव्स गुजरी हैं उसको हम उस वेव की फ्रीक्वेंसी कहेंगे। तो इसकी जो यूनिट्स होते हैं हम यूज़ करते हैं मोस्टली तो इसका हर्ट्ज़ यूनिट यूज़ करते हैं, लेकिन इसकी जगह हम साइकिल पर सेकंड भी यूज़ कर सकते हैं और रेवोल्यूशन पर सेकंड का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। और जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है ये हमेशा हमेशा वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी उतनी फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी। उसके बाद अगर हम वेवलेंथ के आ गया नेक्स्ट पॉइंट, उसकी डेफिनेशन देखें तो जो वेवलेंथ है हमारे पास वो हमारे पास क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट और ट्रफ,
यानी दो साथ साथ वाले क्रस्ट के दरमियान जो डिफरेंस है, नहीं तो जो साथ साथ वाले ट्रफ है उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम उसकी वेवलेंथ कहते हैं। इसका यूनिट एंगस्ट्रॉम है, नैनोमीटर है, पिकोमीटर है और सिंबल आपको पता है इसकी लैम्डा है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद है हमारे पास जो लास्ट इसका है वेव नंबर। अब फ्रीक्वेंसी और इसकी डेफिनेशन थोड़ी थोड़ी मिलती है। ये भी क्या है, नंबर ऑफ वेव्स, उधर भी नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड थी ना कि पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकंड, तो यहाँ क्या है, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ। लेंथ के लिहाज से कितनी वेव्स गुजरी हैं उसको हम उसका वेव नंबर कह देते हैं। द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर यूनिट लेंथ, ये कितनी है। अच्छा जी, अब इसका यूनिट हम पर सेंटीमीटर पर मीटर यूज़ कर सकते हैं और इसको हम यूज़ करते हैं म्यू बार के ऊपर, यानी म्यू के ऊपर जब बार लग जाए तो वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी से वेव नंबर में चेंज हो जाती है। अगर हम इसके सिंबल देखें तो ये है 1/λ, यानी ये लैम्डा के अपोजिट है। अब हमारे पास अगर हम देखेंगे, हमने देखा था ना E = h म्यू। अब म्यू की जगह पे हमें पता है जो म्यू हमारे पास है फ्रीक्वेंसी वो बराबर होता है C/λ के, तो हम इसकी जगह पे C/λ लिखेंगे और हमारे पास इक्वेशन फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। अब जो हमारे पास जो 1/λ है हमें पता है वो 1/λ है, वो म्यू बार के इक्वल आती है। तो फाइनल इक्वेशन जो हमारे पास आती है वो है E = hc म्यू बार। तो ये हमारे पास बेसिक जो तीन इसमें पॉइंट हैं अहम है, फ्रीक्वेंसी है, वेव लेंथ है और वेव नंबर है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग से वो हमने आज डिस्कस किया है। उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, क्वेश्चन करें, लाइक करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।